इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप दिल्ली में आए हैं, लेकिन सवाल एक है जो आपका पीछा उत्तराखंड से नहीं छोड़ रहा है कि नकल कराने की जो घटना अभी उत्तराखंड में हुई, उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, जो शायद ही मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने किया हो, कि आप बिना अपने सुरक्षाकर्मी को बताए, बिना अपने प्रोटोकॉल अफसर को बताए सीधे सचिवालय से उठते हैं और घटना स्थल पे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों किया आपने और इसके पीछे कारण क्या था? नकल के पीछे क्या कारण था? देखिए अभिषेक जी, मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूँ, छात्रों के बीच में मैंने लंबे समय तक काम किया है, युवाओं के बीच में भी लंबे समय तक काम किया है। और जैसे अमूमन एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले, बड़े होने वाले बेटे बेटी के सामने जो जीवन की चुनौतियाँ होती हैं, जीवन की जो परेशानियाँ होती हैं, उन सबको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, उनका सामना किया है। क्योंकि मैं भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, एक सैनिक का बेटा हूँ मैं। और ये सब युवा लोग हमारी हमेशा से प्राथमिकता में रहे हैं। मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया और मेरा संकल्प था कि मैं राज्य में जितने हमारे पद खाली हैं, उस समय 22,000 पद खाली थे और हमने संकल्प लिया, मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि एक एक पद को भरेंगे और हमने भर्ती का अभियान चलाया। अनेक भर्तियां संपन्न हुई, दर्जनों भर्तियां, और एक में भी किसी में नकल का कोई प्रकरण आया नहीं। और 25,000 लोगों को अनवरत रूप से नौकरियां मिली, पारदर्शी तरीके से मिली, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से मिली, योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर सामान्य परिवार के बेटे और बेटियों को चयन का अवसर मिला। एक बड़ा विश्वास लोगों का भर्ती प्रक्रिया पर हुआ, तैयारियां करने लगे जोर शोरों से, उनका आत्मविश्वास भी लौटा। इधर पिछले दिनों एक परीक्षा के दौरान, एक परीक्षा में एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा जो जांच भी चल रही है, उसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 11 बजे पेपर शुरू होता है और 11:35 पर उस प्रश्न पत्र में से कुछ प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेज दिए जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये एक व्यक्ति का नकल से जुड़ा हुआ मामला है। पेपर लीक मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि यदि पेपर लीक होता तो 11 बजे पेपर शुरू होता है तो 9 बजे हो जाता, 9:30 पर हो जाता, 10 पर होता, 10:30 पर होता, या 11 बजे से पहले आ जाता बाहर। लेकिन फिर भी वो जांच का विषय है और हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, उनके मन में किसी प्रकार की शंका न रहे, कोई संदेह न रहे, संवाद बना रहना चाहिए। और मैं, जब उन्होंने सीबीआई की मांग करी तो मैं उनके बीच में चला गया। और चूँकि वो सब बच्चे हमारे हैं, हम भी उन्हीं के हैं, घर के वो तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा मानता हूं कि मेरे परिवार के बच्चे हैं, हमारे परिवार के हैं। अगर वो गर्मी में, धूप में और ऐसे समय में, त्योहारों के समय में उनको बैठना पड़ रहा है धरने पर, तो मुझसे रहा नहीं गया। एक एक दिन बहुत कठिन रहा और मैं उनके बीच में चला गया। छात्रों ने भी तत्काल जो मेरे को मांग पत्र दिया, उसके लिए हमने तुरंत आगे बढ़ा दिया और उन्होंने अपना धरना ख़त्म किया है। और उनकी जो भी मांगें थी, आगे भी हम इसी प्रकार से जो न्यायोचित मांगें होंगी, हम सरकार उसको ज़रूर पूरा करेगी। और उसमें कहीं हम कोई हिचकिचाने वाले नहीं हैं, कदम पीछे करने वाले नहीं हैं। कल खबर आई कि मदरसा बोर्ड भंग कर दिया आपने। अब बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि
एक समुदाय को टारगेट करने के लिए आप ये सारे नियम कानून लेकर आ रहे हैं, चाहे मदरसा बोर्ड भंग करने का विषय हो या फिर यूसीसी लागू करने का विषय हो या मदरसों पर जो आप बुलडोज़र चलवाते हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फिर से उत्तर प्रदेश वाला नियम कानून उत्तराखंड में भी लागू हो रहा है और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, जो गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, अनेक अनेक नदियां हैं, हिम ग्लेशियर हैं, चार धाम हैं, आदि कैलाश है, हेमकुंड साहब है, और पूरा राज्य हमारा देवों की कृपा से आच्छादित है। हर एक स्थान पर आप जाएंगे तो आपको एक नया देव स्थान दिखाई देगा। देवभूमि का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उसके लिए हमने अवैध अतिक्रमण हटाया। अवैध अतिक्रमण को कोई भी ठीक नहीं ठहराएगा, कोई भी इसको अच्छा नहीं मानेगा, और हमने व्यवस्था के तहत और भारत के संविधान के अनुरूप हमने अतिक्रमण हटाया। 9,000 एकड़ ये जो ज़मीन हमारी अवैध रूप से कब्जा की हुई थी उसको खाली कराया है। मदरसा बोर्ड हमने कहा कि हम इसको भंग करेंगे और उसके लिए हम विधेयक लेकर आए, और विधेयक में हमने अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में जितने समाज आते हैं उस पूरे समाज को उसका लाभ मिलना चाहिए, और उसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, और शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और हमने ये तय किया कि देवभूमि है, देवभूमि में प्रत्येक परिवार से एक न एक व्यक्ति अवश्य सेना में होता है या पहला मिलिट्री में होता है, जहाँ से राष्ट्र के लिए सेवा करने वाले हर 5वें सैनिक में से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का होता है। कोई देश की लड़ाई हो, हर लड़ाई में उत्तराखंड के वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना बड़ा बलिदान दिया है। तो वहाँ से जो बच्चे तैयार हों, वो बच्चे राष्ट्रभक्ति उनके अंदर हो, राष्ट्र के लिए कुछ करने का उनके अंदर संस्कार आए, शिक्षा आए। इसलिए हमने तय किया कि जो मदरसे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को अपने यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, उनको हम मान्यता नहीं देंगे। ऑपरेशन कालनेमी की बड़ी चर्चा हुई, क्या है ऑपरेशन कालनेमी, कैसे काम करता है ये? देखिए, ऑपरेशन कालनेमी जो लोग देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, धार्मिक कामों के लिए आते हैं, पुण्य के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उनके मार्ग में कहीं ना कहीं अवरोध बनने का काम, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम, सनातन को नुकसान पहुंचाने का काम अपना वेश बदलकर, छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने का काम करते थे, उनके मार्ग में बाधा करते थे। ऐसे लोगों को उजागर करना, ऐसे लोगों को पकड़ना और कानूनी रूप से काम करना है ऑपरेशन कालनेमी है। और ये हमने कावड़ यात्रा के दौरान इस पर काम किया, प्रशासन ने, पुलिस ने, और हज़ारों की संख्या में 6,000 से भी ज़्यादा ऐसे मामलों में जांच की गई, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये हमारा ऑपरेशन कालनेमी अभी जारी है, ये चलता रहेगा, क्योंकि देवभूमि में आने वाले लोग कोई भी उनके मन में शंका, किसी प्रकार की ठगी, किसी प्रकार का छद्म उनके मन में न रहे। अभी 2 महीने लगभग 60 दिन आप आपदाओं से जूझे हैं, पूरा उत्तराखंड, बादल फटे, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, खुद प्रधानमंत्री गए वहाँ पर दौरा करने, आप प्रधानमंत्री के साथ बैठकर सारी चीज़ें आपने वहाँ पर ब्रीफ की। तो अब क्या हालात हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड और आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे आपदाओं से उत्तराखंड को बचाएंगे, वहाँ के लोगों को बचाएंगे? देखिए, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपदाओं के जो असर हैं, उसका नुकसान है, उसको त्वरित राहत से, त्वरित रिस्पॉन्स से कम किया जा सकता है। और
एक प्रिडिक्टिव सोच, पहले से मौसम के बारे में पता लगे, लैंडस्लाइडों के बारे में जानकारी हो, बादल फटने की कुछ सूचनाएं पहले मिल जाएं, इस प्रकार का एक कोई मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग अनेक जो संस्थान इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो इस दिशा में ज़रूर आगे बढ़कर ऐसी कोई शोध करें, रिसर्च करें, जिससे कि आपदाओं का असर कम हो, आपदाओं की प्रिडिक्टिव सोच बने। और राज्य में इस वर्ष हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 5 अगस्त धराली से शुरू होकर धराली, श्याना चट्टी, छेना गाड़, बागेश्वर का पौसारी, चमोली जनपद का थराली, नंदानगर, कुंत्री, पौड़ी जनपद का सैंजी, ऐसे अनेक गांव जो है पूरी तरह से चपेट में आए। और देहरादून और उसके आसपास का क्षेत्र भी 16 सितंबर को आई आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि हर समय आपदा के समय में हमारे साथ खड़े रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो देहरादून में आए, उन्होंने समीक्षा करी, बैठक करी, सारी जानकारी ली, एक एक आपदा पीड़ित से उन्होंने बात की। और हर आपदा में उनका हमें सहयोग और मार्गदर्शन हमेशा रहता है, इसीलिए हम सभी आपदाओं को, उन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। अच्छा, अब 4 धाम यात्रा अब लगभग ख़त्म होने वाली है और आप कई बार कहते हैं कि शीतकालीन जो टूरिज़्म है उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान है और कैसे लोगों को ये आप एश्योर करेंगे कि वो सुरक्षित हैं, लैंडस्लाइड नहीं हो रहा है, या कई जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, तो कितनी तेज़ गति से काम हो रहा है कि लोग दिल्ली से, नोएडा से या देश के अन्य जगहों से वहाँ पहुँचें और आसानी से अपनी यात्रा करें? देखिए, 4 धाम यात्रा इस समय दूसरे चरण की चल रही है और चारों धामों के पर आने वाले जो तीर्थयात्री हैं बड़ी संख्या में इस समय आ रहे हैं। मार्ग सब खुले हुए हैं और मानसून भी कम हो गया है, पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ है लेकिन कम हो गया है। उसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा नहीं है। और शीतकालीन यात्रा की हमने अभी से तैयारी कर दी है। पिछले वर्ष भी शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी माँ गंगा के मायके मुखवा में आए थे, उस यात्रा में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को शीतकालीन यात्रा का उन्होंने संदेश भी दिया था और सबसे आह्वान भी किया था। उसके बाद से शीतकाल में आने वालों की संख्या बहुत बड़ी है और इसको हम इस बार पूरी तैयारी के साथ और अच्छा करेंगे, जिससे आने वाले जो शीतकाल में यात्री होंगे, पर्यटक होंगे, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री जी, आखिरी सवाल बस आपसे कि कई बार ये बात चर्चा में आई, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2027 शुरू हो जाएगा, 2026 में विधानसभा वर्ष ही चालू हो जाएगा, तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं घटी, जो विपक्ष लगातार आप पे निशाना साधता रहा, चाहे वो ऑपरेशन कालनेमी को लेकर हो, मदरसा बोर्ड को लेकर हो, या फिर नकल वाला जो प्रकरण है उसको लेकर हो, एक आरोप लगा कि वो 1000 करोड़ रुपए आपने अपने ही एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, सरकार ने उसका भी जवाब दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए है, दूसरा ये पहली ऐसी सरकार है और पहले आप एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इतने लंबे कार्यकाल आपका रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये आप अपना पूरा कार्यकाल कैसे देखते हैं और आगे 2027 में जो चुनाव होगा तो जनता आपको क्यों चुनेगी? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं और हमने जो भी फैसले लिए हैं वो फैसले बहुत ऐतिहासिक हैं और राज्य के लिए ज़रूरी हैं। हमने यूसीसी का कानून बनाया, यूसीसी लागू करी, हमने अवैध अतिक्रमण हटाया जो देवभूमि के लिए ज़रूरी था, हमने मदरसा बोर्ड भंग करने का निर्णय लिया इसलिए कि उसमें संदिग्ध लोगों की संख्या बड़ी संख्या में हो रही थी। कोई बांग्लादेश से आकर, कोई कहीं अन्य स्थानों से आकर, अपराधी ऐसे जिनका इतिहास ठीक नहीं रहा, ऐसे लोग वहाँ उनकी शरणस्थली बन गया था, उसको हमने हटाया। ऑपरेशन कालनेमी की बड़ी प्रशंसा हुई है हर जगह, हमारे राज्य में आने वाले लोगों ने भी बहुत प्रशंसा की है, अन्यत्र भी चर्चा हुई है। विज्ञापन का मामला भी ज़रूर एक मैं क्या कहूँ, किसी मुखपत्र के द्वारा शायद ये बात उठाई गई थी। राज्य के अंदर
पिछले 4 सालों में अनेक बड़े बड़े काम भी हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए हैं, और हमने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया पूरे देश के अंदर, और दुनिया के कई देशों में हमने रोड शो किए, उसका प्रचार प्रसार हुआ। शीतकालीन यात्रा शुरू करी, उसका प्रचार प्रसार हुआ। अगर मैं 4 धाम यात्रा की दृष्टि से बात करूं तो अभी तक इस वर्ष भी 45 लाख का आंकड़ा पूरा हो गया है। 4 धाम यात्रा की भी हमको जानकारी देनी होती है। इसी प्रकार G20 का आयोजन हुआ हमारे यहाँ। तो पूरे हमारे यहाँ केवल सूचना विभाग सभी प्रकार की जानकारियाँ लोगों को बताना, राज्य की पर्यटन गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ, नवाचार, इन्वेस्टर समिट, G20, ऐसे सभी आयोजनों को देश के लोगों के सामने भी रखता है, प्रदेश के लोगों के सामने भी रखता है। लोगों को जो उत्तराखंड आने वाले हैं उनको यहाँ की जानकारियाँ हों, उसके लिए काम करता है। और अगर इसको आंकड़ा निकालेंगे तो 200 करोड़ के लगभग का ये प्रत्येक वर्ष का बजट होता है। और हमारे राज्य का जो सामान्य बजट है वो 1 लाख करोड़ से अधिक का है। तो मैं समझता हूँ कि जिनके पास मुद्दे नहीं होते हैं उनके लिए मुद्दे बन जाते हैं। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन शिव कुमार तिवारी के साथ अभिषेक दुबे, NDTV।